हाय गाइस, आई एम निहारिका। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट के बारे में। ये पेपर नंबर 6 है, सीएस एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल 2 में आता है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि ये पेपर बहुत टफ है, बहुत टफ एग्जाम आता है, इसका क्लियर नहीं होता। बस मेरा ये कहना है कि अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हैं तो आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, एग्ज़ाम भी आप क्रैक करेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन के किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको ये बहुत काम आएगा। अब इस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हम ये देख लेते हैं। लॉ क्या है? SCRA 1956 मेन एक्ट यही है इसमें जो हम पढ़ेंगे, विच इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। अब इस एक्ट की भी ज़रूरत क्यों है? हमें पता है कि कंपनी में पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? आपके मेरे जैसे लोग जिनको कंपनी में इन्वेस्ट करना है ताकि वो रिटर्न ले सकें। और कंपनी को पैसे की ज़रूरत है क्योंकि हम चाहे 1000 रुपये भी लगाएं तो कंपनी के लिए वो मिलकर बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है ताकि वो अपनी कंपनी में पैसा लगा सके और बिजनेस कर सके। हमें ये पता है कि बिजनेस करने के लिए शेयर होल्डर खुद तो जाकर काम करेगा नहीं, उसके बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नजर रखने के लिए कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ के प्रोविजंस हमने पढ़े हैं मॉड्यूल 1 में। कंपनी लॉ 2013 कहता है कि बोर्ड पे कंपनी सेक्रेटरी पूरी नजर रखेगा और बहुत सारे प्रोविजंस फॉलो करेगा। तो फिर इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी है? इस एक्ट की जरूरत पड़ती है लिस्टेड कंपनीज में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज? लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जिनके शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। अब हमें स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्ट कराने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? एज ए कंपनी मुझे क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि मुझे मार्केट से पैसा चाहिए, मुझे शेयर होल्डर्स का पैसा चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं तो जाकर शेयर होल्डर्स को बताऊं कि यस आई एम कमिंग अप विद अ स्कीम, और अगर आपको ये स्कीम पसंद आती है, अगर मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव आपको पसंद आता है तो आप मुझ में पैसा लगाइए। और एज अ शेयर होल्डर मैं अपनी सेविंग अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, उससे रिटर्न चाहती हूँ, तो मुझे भी एक जगह, एक बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा चाहिए जो मुझे बता सके कि किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया जाए और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाए कि मुझे रिटर्न मिले। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज बनते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज अपनी तरफ से शेयर्स रजिस्टर करती हैं। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर इज द शेयर होल्डिंग ऑफ अ पर्सन विद इन अ कंपनी, वॉट एवर मे बी अमाउंट, जितकी वो कंपनी का ओनर बन सके उतने अमाउंट के लिए। तो यहां पर आकर कंपनी ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने के बाद कंपनी ने अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर किए। ऑफर करने के लिए सबसे पहले अगर कंपनी अपना ऑफर ला रही है शेयर्स इश्यू करने का, उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, अगर कोई कंपनी पहली बार मार्केट में उतर रही है, लोगों को कह रही है कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाइए और मैं आपको रिटर्न दूंगा, तो उसके लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। इसके लिए हम ICDR गाइडलाइंस पढ़ते हैं विद इन SCRA एक्ट। IPO में कंपनी ऑफर लाती है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, जिसमें लिखा होता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, और इन रिटर्न कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स इश्यू करती है। अब IPO के थ्रू तो मैं फर्स्ट शेयर होल्डर बन गई कंपनी की। फर्स्ट शेयर होल्डर बनने के बाद
मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, तो या तो मैं कंपनी के पास जा सकती हूँ, पर मुझे कंपनी के पास नहीं जाना, वो बहुत टीडियस वर्क है। तो मैं उस शेयर्स को मार्केट में फिर से बेचना चाहती हूँ। बेचने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज मेरे शेयर्स खरीद लेगा, और अगर कोई अनदर पर्सन उसको खरीदना चाहता है तो उसको बेच देगा। मान लिया देयर आर टू पर्सन्स, A and B. A is the first shareholder of the company. He wants to sell the shares. तो ये A कहाँ जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज के पास, क्योंकि ये परचेजर को नहीं जानता। A ने अपने शेयर्स सेल किए स्टॉक एक्सचेंज को, B wants to purchase the shares. B भी जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास और डिमांड रखेगा कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज इसको बेच देगा। तो एज अ मीडिएटर स्टॉक एक्सचेंज ने काम कर लिया। तो ये रीजन है कि इस लॉ की जरूरत पड़ी। अब ये सब मैंने आपको बता तो दिया कि ये होगा, पर इसको रेगुलेट कौन करेगा? रेगुलेशंस की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो मार्केट में पैसा लग रहा है, कहीं वो अनवांटेड सोर्स से तो नहीं आ रहा, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए तो नहीं आ रहा, या कंपनी के शेयर्स की वैल्यू तो नहीं अपने आप मैनेज की जा रही। इस सब के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई जाती हैं जो कि रेगुलेट करेंगी कि पैसा की शेयर्स की लिस्टिंग कैसे हो, और बहुत सारे रूल्स लाए जाते हैं, लिस्टिंग, डी लिस्टिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, वो हम इस पूरे सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो हमारी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स को, स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करेंगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, विच इज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अब ये इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस काम करते हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज ऐसा कुछ काम करता है विच इज अबाइडिंग द लॉ ऑफ SCRA, तो स्टॉक सेबी उस पर पूरी नजर रखेगा और उसके यहाँ आकर आप केस फाइल कर सकते हैं। What is the stock exchange? Stock exchange is a body corporate जो अपने बायलॉज बनाता है लिस्टिंग और डी लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट के लिए। स्टॉक एक्सचेंज कहीं भी रजिस्टर हो सकता है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना है वहां हो जाए, SCRA एक्ट में रजिस्टर होना है वहां हो जाए। अब हमने ये देखा कि स्टॉक एक्सचेंज के पास अगर किसी इन्वेस्टर को ग्रीवियंस है, स्टॉक एक्सचेंज के पास वो आकर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और स्टॉक एक्सचेंज के पास भी उसको अपना ग्रीवियंस नहीं रिजॉल्व होता तो वो सेबी के पास जाएगा। बट अगर सेबी के डिसीजन से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको अपील फाइल करने का राइट है, राइट। जैसे आप अगर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपने केस फाइल किया, आपको वहां का डिसीजन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो आप कहाँ जाते हैं अपील फाइल करने? हाई कोर्ट के पास। ऐसे ही यहाँ पर भी एक अथॉरिटी बनाई गई है, ट्रिब्यूनल बनाई गई है, विच इज सैट, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल इज द बॉडी जहां पर आप जाकर अपील फाइल कर सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 15K ऑफ सेबी एक्ट। चलो, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो हमने देख ली कि कहाँ कहाँ पर रेगुलेशंस फॉलो करनी है हमें। कौन सी रेगुलेशंस फॉलो करनी है? SCRA एक्ट की रेगुलेशंस। SCRA एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट। डिपॉजिटरी एक्ट इसलिए बना था क्योंकि पहले शेयर्स पेपर फॉर्म में होते थे, और क्यों सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो शेयर्स को भी कहा गया कि इसको ऑनलाइन सेल परचेज किया जाए। उसके लिए डीमैट अकाउंट खोला जाता है। तो डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाएगा, कौन से रूल्स फॉलो होंगे, वो डिपॉजिटरी एक्ट में लिखा है। SCRA एक्ट, ये एक्ट बना था 1956 में। एक्ट कैसे बनता है, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। एक्ट बनता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लोकसभा में बिल पास किया जाता है। ऐसे ही सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेटरी एक्ट का
बिल पास किया गया लोकसभा में विथ 51% ऑफ मेजॉरिटी, दैट वी ऑल नो। उसके बाद एक्ट बनने के लिए जाता है राज्यसभा के पास। वहां पर अगर मेजॉरिटी ने पास किया तो प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं और ये जो बिल था जो तीनों जगह होकर गया, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट जो कि पूरी ऑल ओवर इंडिया लागू किया जाएगा। ये एक्ट 1956 में पास हो गया था, बन गया था, बट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन फरवरी 1957। इसके साथ कुछ रूल्स अटैच किए गए जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। 1956 में ही रूल्स बना दिए गए थे। रूल्स हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, विच आर ऑल्सो एप्लीकेबल अलॉन्ग विद द एक्ट। इसके साथ रेगुलेशंस बनाई गई। अब ये रूल्स और रेगुलेशंस में फ़र्क क्या है? रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेशन भी मिनिस्ट्री बनाती है। रेगुलेशंस टाइम टू टाइम बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं। जैसे एक्ट बना 1956 में, अभी चल रहा है 2020, तो तब से अब तक मार्केट में बहुत चेंजेस आए। उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए रिक्वायरमेंट्स चेंज करनी पड़ती हैं। ये रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, कैसे चेंज होंगी? रेगुलेशंस के थ्रू। हम बार बार जाकर एक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसीजर। इसीलिए मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम रेगुलेशंस लाती रहती है। ये रेगुलेशंस भी हमें एक्ट के साथ फॉलो करनी पड़ती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में दी गई हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज सिक्योरिटीज। वाई सिक्योरिटीज? क्योंकि एक्ट ही सिक्योरिटीज के बारे में है कि सिक्योरिटीज के लिए ही तो एक्ट बनाया गया है। लोग इन्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटीज में, उसी के लिए एक्ट बनाया गया है। तो व्हाट इज अ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी में सबसे पहले आता है शेयर्स। शेयर्स हम लोगों ने पढ़ा है, शेयर्स आर दी वैल्यू जो हम इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के साथ। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में होता है। मान लिया 10 रुपये का एक शेयर एक वैल्यू दे दी कि चलो ठीक है भाई 10 रुपये का एक शेयर होगा। अगर मुझे कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आई विल परचेज 10 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ वैल्यू ईच। इट इज़ डिवाइडेड इनटू पेड अप, ऑथराइज एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्क्रिप्ट्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ शेयर्स ओनली। स्टॉक्स भी शेयर्स की तरह होते हैं पर इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। मुझे 12 रुपये अगर इन्वेस्ट करने हैं तो मैं थ्रू स्टॉक 12 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये भी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स में पढ़ा है। डिबेंचर्स पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। दीज आर काइंड ऑफ सिक्योर्ड सिक्योरिटीज जहाँ पर आपको सिक्योर्ड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड है डेरिवेटिव्स। व्हाट इज अ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव आर द इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट। इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट। एंड व्हाट इज एन अंडरलाइंग एसेट? अंडरलाइंग एसेट हो गया, मान लिया शेयर ही हो गया। गेहूं में आपको इन्वेस्ट करना है, आप उसमें डेरिवेटिव्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइस, कॉटन, वॉट एवर कमोडिटी इट इज, you can invest into that through derivatives. Derivatives are of 3 kinds: future, option and swap. इन सब में आप फ्यूचर में अगर आपको आज के रेट पे इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव्स आप FM में पढ़ते हैं जो कि आपका फाइनल में आएगा। Another one is units issued by collective investment scheme. Now what is a collective investment scheme? थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मान लिया मुझे कंपनी में पैसा लगाना है पर क्योंकि मैं कंपनी के बारे में जानती नहीं हूँ और मुझे उसके ऑब्जेक्ट पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क, तो मैं क्या करूँगी, मैं लाइक माइंडेड 10 या 12 लोग इकट्ठे करूँगी। वो 10-12 लोग मिल के अपना पैसा लगाएंगे। मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाएगा कि इतने लोग लगा रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी इज फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे लोग अगर मिल के पैसा लगाते हैं, उसके लिए जो यूनिट्स इशू की जाती हैं उनको बोलते हैं यूनिट्स इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ऐसे ही यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी आपने म्यूचुअल फंड के बहुत सारे ऐड देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
म्यूचुअल फंड में भी यही होता है कि आप बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करते हो, एक कंपनी बनती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनी पैसा इकट्ठा करती है लोगों से और लोगों के बिहाफ पे ये कंपनी आगे पैसा लगाती है। यहाँ पर हम लोग मिल के पैसा लगा रहे हैं, यहाँ ये म्यूचुअल फंड एक कंपनी बनती है जो कि मार्केट में शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, हर जगह आपका पैसा लगाती है और आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न देती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। Now what are government securities? Government securities are the securities issued by the government. गवर्नमेंट क्यों सिक्योरिटीज इशू करेगी? गवर्नमेंट क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है? गवर्नमेंट को भी कभी कभी हमसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, सरकार के पास पैसा ख़त्म हो गया, तो सरकार क्या कहेगी जनरल पब्लिक से कि हम कुछ शेयर्स ला रहे हैं, आप हमारे शेयर्स या डिबेंचर्स या कोई भी सिक्योरिटी आप हमारी खरीदिए, हम आपको उस पर रिटर्न देंगे। बात करेंगे स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। नाउ व्हाट इज अ स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट? स्पॉट का मतलब है ऑन द स्पॉट। अब ऑन द स्पॉट कैसे होता है? मान लिया देयर इज अ पर्सन ए एंड बी। ए इज द सेलर ऑफ द सिक्योरिटी एंड बी इज द बायर ऑफ द सिक्योरिटी। जब भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये हमें पहले से पता है। A wants to sell his security and B wants to purchase the security which A wants to sell. अगर ये दोनों एक दूसरे को जानते होते तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेते एक दूसरे को, पर ये अननोन पर्सन्स हैं। तो ए किसके पास जाएगा? सिक्योरिटीज हमारी कहाँ लिस्टेड हैं? हमने रजिस्टर कराई थी ना सिक्योरिटीज, आईपीओ लेके आए थे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ए जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके कहेगा भाई मुझे तो अपनी सिक्योरिटीज बेचनी है, आप बताइए आप परचेज करेंगे? सो ए इज गिविंग एन ऑफर टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज विल एक्सेप्ट द ऑफर, देयर विल बी एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड द पर्सन ए। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। ए सेल करेगा, स्टॉक एक्सचेंज परचेज करेगा। स्टॉक एक्सचेंज परचेज करके अपने पास तो रख नहीं लेगा, तो आगे क्या करेगा? ये बायर्स सर्च करेगा कि कौन खरीदना चाहता है इतने रेट में। मार्केट में जो रेट चल रहा है, ए ने कहा कि इतने रेट में आप मेरी बुकिंग कर लो कि मैं अपनी सिक्योरिटी सेल करूंगा। स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे ही काम होता है। ये उतने रेट का बायर खरीदेगा, बी इज द बायर। Stock exchange will give an offer to B. B will accept the offer. There will be an agreement between stock exchange and B. Now the securities are sold. A को पैसा मिलना है, B को सिक्योरिटीज मिलनी है। इस केस में अगर हमारा पेपर बेस्ड शेयर होता तो स्पॉट डिलीवरी में T+2 का टाइम दिया जाता है। T ट्रांजैक्शन डेट प्लस 2 days मोर, ताकि वो पेपर वर्क कंप्लीट हो सके। ये वाला कंपनी शेयर सर्टिफिकेट का इशू करेगी, वो कंपनीज लॉ में पढ़ेंगे। ये सिक्योरिटीज लॉ में स्टॉक एक्सचेंज कैसे शेयर्स को इशू ट्रांसफर कर रहा है, इशू कर रहा है, उसके लिए T+2 days होते हैं। अब क्योंकि डीमैट अकाउंट्स आ गए हैं, डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर, वहां पर मैक्सिमम T+2 होता है, बट ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। तो ऑन द स्पॉट डिलीवरी जहां शेयर्स की होती है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, उसको बोलते हैं स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1857 में पढ़ी हुई है, फाउंडेशन में आपने पढ़ी है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अग्रीमेंट, कंसिडरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो स्पॉट डिलीवरी आप सबको समझ में आया। ये ध्यान रखना है कि T+2 days में होती है ये। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मैंने आपको मोटा मोटा बताया पहले, पर हम इसको थोड़ा सा इन डिटेल समझते हैं। व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स आर दी सिक्योरिटीज विच डू नॉट हैव देयर ओन वैल्यू। शेयर्स की अपनी वैल्यू है, बॉन्ड्स की अपनी वैल्यू है, डिबेंचर्स की अपनी वैल्यू है, स्टॉक्स की अपनी वैल्यूज है, बट डेरिवेटिव्स की नहीं होती। कहाँ से डिराइव करते हैं ये? अंडरलाइंग एसेट से। व्हाट आर दी अंडरलाइंग एसेट? दीज कैन बी एनी कमोडिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स,
anything which is sold into the market, it can be an underlying asset. मान लिया डेरिवेटिव्स 3 टाइप के होते हैं, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप. हम यहाँ थोड़ा सा फ्यूचर को समझते हैं. एज अ इन्वेस्टर मैं चाहती हूं कि आफ्टर 3 months गेहूं वीट मैं खरीदूं मान लिया 200 रुपीज kg. आज मार्केट में क्या रेट है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है. मैं 3 महीने बाद की बुकिंग आज करना चाहती हूं. आज के दिन 3 महीने बाद का वीट जो 3 महीने बाद मार्केट में आएगा, वो वीट मैं 200 रुपए किलो में खरीदना चाहती हूं. अगर तो ये फ्यूचर मार्केट मुझे इस रेट में बुक कर रही है, डिलीवरी मुझे अभी नहीं मिलेगी, दे विल ओनली बुक माई फ्यूचर. अगर ये मुझे बुक कर रहे हैं फ्यूचर में 200 रुपीज kg पे, तो मैं इस फ्यूचर ऑफ वीट खरीदूंगी और 3 महीने बाद मुझे वो वीट मेरे बुक किए गए प्राइस में दिया जाएगा, चाहे एक्चुअल प्राइस मार्केट में कुछ भी हो. तो डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी, फ्यूचर, जो मैंने खरीदा किसका, वीट का. वीट इज द अंडरलाइंग एसेट, प्राइस फ्यूचर का मैंने आज बुक कर लिया. ये इसमें जनरली बहुत पैसा लगता है, पैसा कमाया भी जाता है, डूबता भी काफ़ी है, क्योंकि प्रिडिक्शन बेस्ड है कि बाद में किसी चीज़ का प्राइस कैसा जाएगा. सो इसके बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में आप इन डिटेल अपनी FM में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनल में जब आप जाएंगे. स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज? हम बार बार कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे हमें बुक करना है, स्टॉक एक्सचेंज पे हमें शेयर सेल परचेज करने हैं, लिस्टिंग करनी है, डीलिस्टिंग करनी है, सारी रिक्वायरमेंट्स हमें स्टॉक एक्सचेंज पे फुलफिल करनी है. तो ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये तो जान लें. स्टॉक एक्सचेंज इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि एक कंपनी होती है या बॉडी कॉर्पोरेट होता है. तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है विच विल एक्ट एज अ कंपनी, जो SCRA एक्ट के अंडर भी बन सकता है या कंपनीज एक्ट के अंदर. और इसका काम क्या होगा, जैसे सारी कंपनीज के ऑब्जेक्ट क्लॉज में उनका ऑब्जेक्ट लिखा होता है कि ये काम करेंगे, ये इसका काम होगा शेयर्स की सेल परचेज करवाना, लिस्टिंग कराना, सारी ट्रेडिंग करवाना. इट विल डील इनटू द सिक्योरिटीज. कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस आजकल मार्केट में है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, हर जगह का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है. उस पे कंपनीज जाती हैं, अपनी लिस्टिंग करवाती हैं शेयर्स की, प्रोस्पेक्टस इशू होता है. लिस्टिंग करवाना इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, जो एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं करवाऊंगी, या चाहे मैं कंपनी में बैठी हूँ या एज अ PCS काम कर रही हूँ. लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट आप ICDR गाइडलाइंस में पढ़ेंगे आगे इसी सब्जेक्ट में, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. उसको आपने अच्छे से समझ लिया तो पेपर तो आपका पास होगा ही होगा, और आगे आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा, इसीलिए उसको आप अच्छे से पढ़िएगा. तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बॉडी कॉर्पोरेट है जहां पर शेयर्स की लिस्टिंग, डीलिस्टिंग, सेल परचेज, ट्रेडिंग सारे काम होते हैं. इट विल एक्ट एज अ कंपनी. उसको कंपनी एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा, SCRA एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा. वो अपने बायलॉज बनाता है, जैसे कंपनीज अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज अपने बायलॉज बनाता है. बायलॉज में लिखा होता है कि शेयर्स की लिस्टिंग कैसे होगी, कंपनीज लिस्ट कैसे कर सकती हैं, ट्रेडिंग कैसे कर सकती हैं, पर इन रेगुलेशंस के अंदर अंदर बनाएगा. एंड में लास्ट डेफिनेशन हमारी है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल. इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया. सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल इज द बॉडी जहां पर आप जाकर अपील फाइल कर सकते हैं. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ सेबी, तो आप सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और वहां पर आपकी अपील सुनी जाएगी.
ये सेक्शन 15K में बना हुआ है, 15K ऑफ सेबी एक्ट 1992 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये तो हमने आज डेफिनेशंस पढ़ ली और थोड़ा सा SCRA एक्ट के बारे में जान लिया। आगे स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है और ये पूरा का पूरा एक्ट क्या है, ICDR गाइडलाइंस क्या हैं, लिस्टिंग नॉर्म्स क्या है, डीलिस्टिंग नॉर्म्स क्या है, हु इज द इनसाइडर ट्रेडर और डिपॉजिटरी कैसे काम करते हैं, ये सब आपके इस सब्जेक्ट में है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और आप लोगों को इसको आगे के लिए, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो फर्दर लेक्चर्स देखिए और कांटेक्ट कीजिए व्हाटएवर नंबर्स आर मेंशन आफ्टर द स्लाइड्स। थैंक यू। निहारिका।